हाँ बच्चों, ये देखिए आपका पेपर है, बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है ये। और मतलब यानी कि ये है इंग्लिश का पेपर और हम इसको हल करने जा रहे हैं। आप सभी इसको देखें, ये सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसका आंसर आपको तुरंत बता देंगे। अब देखिए, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दिए गए जो ये 6 हैं इनमें से आपको 4 करने हैं केवल। तो सबसे पहले वाला है, वाई डज नरेटर स्टॉप बाय द बुट्स। तो वाई डज द नरेटर स्टॉप बाय बुट्स, बुट्स को नरेटर ने किस चीज़ से स्टॉप किया? तो ये देखो बी वाला, टू सी द बुट्स फिल ऑफ विथ स्नो, ये इसका राइट आंसर है, ये बी। फिर इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु इज़ नोन एज वॉइस ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के वॉइस के नाम से कौन जाना जाता है या किसे जाना जाता है? तो ये है राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। तो जो अब्राहम लिंकन है उनको अमेरिका के वॉइस के नाम से जाना जाता है। सबसे फर्स्ट वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अब्राहम लिंकन, हमको पता है ये आप देखें। तो इसका राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। फिर थर्ड वाले पे हम आते हैं, गिव द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी द चेरी ट्री। तो चेरी ट्री के हीरो का नाम क्या है? चेरी ट्री किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? तो ये जो राइट फर्स्ट वाला है राकेश, वैसे एग्जैक्ट इसका आंसर आता रॉकी, उसमें जो हीरो है उसका नाम है रॉकी, लेकिन रॉकी तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता राकेश है, तो सही आंसर उसका राकेश पे हम लगा सकते हैं। वैसे बुक में उसका रॉकी दिया हुआ है, तो ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा राकेश, थर्ड वाले का। अब फोर्थ वाले पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्स। तो द एक्स जो है उसका ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर है आर के नारायणन, ये सी वाला है इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद में फिफ्थ वाले पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सेल्फिश जाइंट। तो जो सेल्फिश जाइंट का ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो उसके ऑथर हैं ऑस्कर विल्ड, जो ऑस्कर विल्ड हैं वो उसके ऑथर हैं। फिर जो 6 नंबर का है, ऑन द रूल ऑफ रोड हैज़ इन द एलिमेंट ऑफ, मतलब ये जो ऑन द रूल ऑफ रोड, ये जो मतलब ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये किस पे बेस्ड है? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमर, मतलब हास्य पे ये आधारित है। इसमें हमको हास्य देखने को मिलता है, तो ये मतलब ह्यूमर आएगा, इसका आंसर ए। फिर उसके बाद में जो दूसरे नंबर का है, ये तो आपको पता ही है, ये सब इसके आंसर आपको देखने हैं, इसके आंसरों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है और इसका राइट आंसर क्या है वो हम देखेंगे। तो इसमें थर्ड वाले में है, डू एस डायरेक्टेड एनी 8 हमको करना है। इसमें टोटल जो दिए हैं वो हैं 11 दिए हैं, तो इसमें से हमको 8 करने हैं। अब देखो 8 हमको करने हैं। सबसे पहले वाला है जो इसमें है वो हम देखेंगे इसमें कि क्या चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले वाला उन्होंने पूछा है डू एस डायरेक्टेड, इसका मतलब होता है जैसा दिया गया है आप इसको कीजिए। तो राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कंफ्यूजिंग वर्ड, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है जो एक जैसे लगते हैं पर इनके मीनिंग अलग हैं, तो इनके मीनिंग हमको देखना है, लिखना है। सबसे पहले वाला है एक्सेप्ट और दूसरे वाला है वो भी है एक्सेप्ट, तो दोनों को बोलते एक जैसा है लेकिन इनके स्पेलिंग में अंतर है, इनकी मीनिंग में भी अंतर है। सबसे पहले वाला जो एक्सेप्ट है उसका मतलब होता है टू एग्री, टू एग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना किसी चीज़ को या उसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो ये एक्सेप्ट का मतलब ये जो जिसमें डबल सी आ रहा है उसका मतलब होता है टू एग्री। जिसमें ई के बाद में एक्स आ रहा है इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, मीनिंग भी अलग होगा। और एक्सेप्ट का मतलब होता है विथ एक्सपेंशन, विथ एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन का मतलब होता है जो अलग हो, मतलब उसे छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब होता है उस चीज़ को छोड़कर, जैसे हम बोलेंगे एक्सेप्ट यू, मतलब आपको छोड़ के बाकी सब। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है विथ एक्सेप्शन, मतलब उस चीज़ को छोड़कर। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा विथ एक्सेप्शन। तो इनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन उनका मीनिंग अलग है।
फिर ये दूसरे वाले में भी वही चीज़ है, एडवाइस और एडवाइस लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में थोड़ा स्पेलिंग का अंतर है। इसमें एस आ रहा है आखिरी में, इसमें सी आ रहा है। एक वर्ब है और एक नाउन है। तो इनमें क्या मीनिंग है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले एडवाइस है जिसमें सी आ रहा है आखिरी में, तो उसका मतलब होता है टू रिकमेंड। टू रिकमेंड इसका मीनिंग होता है, ये मतलब एडवाइस है। और दूसरे वाला नाउन है, ये एडवाइस है और इसका मतलब होता है टू सजेस्ट, किसी को सजेस्ट करना। तो ये मेन अंतर था। पहले वाले एडवाइस जिसमें सी आ रहा उसका मतलब होता है टू रिकमेंड, दूसरे वाले का मतलब होता है टू सजेस्ट। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला हमको समझ में आ गया एडवाइस, और ये एडवाइस में भी हमको समझ में आ गया। दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, दोनों का प्रोनाउंसिएट एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग है। अब जो क्या है वो भी हमने देख लिया यहाँ पे। फिर इसके बाद बी वाले पे आते हैं, राइट डिफरेंट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोनिम्स। अब ये जो होमोनिम्स लिखा है, होमोनिम्स का मतलब होता है जिनके मतलब एक जैसे उच्चारण होते हैं। अब उनका ये राइट डिफरेंट मीनिंग, इनके अलग अलग मीनिंग हमको लिखना है। दोनों को एक जैसा उच्चारण करते हैं, एक जैसा लिखा हुआ भी है, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग होते हैं। अलग अलग स्थान पे इनका अर्थ अलग अलग होता है, मीनिंग अलग होता है। तो वो क्या होता है वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट वाला है बैंड। बैंड का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बजाने का जो बैंड होता है वो हम समझते हैं, बैंड जो बजता है शादी वगैरह में, तो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक जो जिसको बजाया जाता है, मतलब वो बैंड की बात हो रही है। और दूसरे नंबर पे जो बैंड है वो ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जितने लोग साथ में मिलके बजाते रहते हैं उन सबको भी एक साथ में हम बैंड बोलते हैं। जैसे हम कहीं पे देखते हैं कि शादी विवाह में वहाँ पे बैंड जो भी आता है वहाँ पे लिखा रहता है कुछ भी, जैसे उसका नाम है कुछ भी, तो जैसे गणेश बैंड, तो बैंड का मतलब वो नहीं कि जो बजा रहा है, मतलब वहाँ पीपल जो हैं, जितने लोग हैं उन सबको भी जो साथ में बजा रहे हैं उन सबको साथ में भी बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग मीनिंग। पहले वाले का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो बैंड है जिसको बजाया जाता है वो बैंड, और दूसरे नंबर का बैंड मतलब जितने भी लोग उसमें शामिल है उनको भी एक साथ बैंड बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल ये भी हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बुक, दोनों ही बुक लिखी हुई है लेकिन दोनों ही बुक का अलग अलग अर्थ होता है अलग अलग जगह पे। तो बुक का मतलब होता है हैंड रिटन वर्क या शीट ऑफ पेपर। हैंड रिटन वर्क मतलब हाथ से लिखा हुआ काम, उसको भी बुक बोलते हैं। और दूसरे नंबर का है बुक टू फाइनलाइज थिंग्स, किसी चीज़ को पूरा फाइनल कर देना, फाइनलाइज थिंग्स, किसी चीज़ को जब हम पूरा कर देते हैं तो उसको भी हम बुक बोलते हैं। तो ये एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग मीनिंग, ये दोनों के बारे में भी बात हो गई है। अब इसके बाद में हम सी पे आते हैं। तो ये जो सी है यहाँ पे देखो दो अलग अलग कंडीशंस बन रही है और दोनों ही कंडीशन बता देता हूँ मैं, दोनों ही कंडीशन में आपका सही होगा। सबसे पहले वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ब्लैंक एट द मार्केट वेयर दे बाय खालिस्तान। मीट और मीट दिया है, एक मीट का मतलब होता है मांस, दूसरे वाले मीट का मतलब होता है मिलना। तो ये दोनों का यूज़ भी हम कर सकते हैं। जैसे इसका यूज़ अगर आप कर लोगे, ये मीट का मतलब दे मीट एट द मार्केट वेयर दे बाय मीट, अगर ऐसा होगा तो इसका मीनिंग होगा कि दे मीट एट द मार्केट, ये वाला मीट यहाँ लगाएंगे कि वो बाजार में मिलते हैं। वेयर दे बाय मीट, जहाँ वो मांस खरीदते हैं। या तो ये हो सकता है या हम एक और हमारे पास उसका ऑप्शन है, दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं। दे आर एट द मार्केट, यहाँ पे आर लगा सकते हैं आप। दे आर एट द मार्केट, वे बाजार में हैं। वेयर दे बाय मीट, जहाँ वो मांस खरीदते हैं। वे बाजार में हैं जहाँ वो मांस खरीदते हैं, ये चीज़ हो सकती है। आप यहाँ पे आर लगा सकते हैं। और ये वाला जो पहले नंबर का मीट है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से आप कोई भी एक अपना सकते हैं, दोनों तरीके से सही हो जाएगा आपका। ये मीट को आप यहाँ पे या तो ये दोनों दिए हैं, दोनों का यूज़ कर लीजिए आप। ये पहले बार ये जो दूसरे नंबर पे दिया है उसको पहले नंबर पे यूज़ कर लीजिए, मीट का मतलब मिलना, दे मीट एट द मार्केट। और दूसरे नंबर पे ये वाला मीट आ जाएगा जिसका मतलब होता है मांस। दोनों ही तरफ से आप इसको कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, और डी वाला है, ब्रेड इज़ मेड ऑफ। अब ब्रेड इज़ मेड ऑफ, ब्रेड का मतलब रोटी हम समझते हैं ब्रेड, तो ये ब्रेड इज़ मेड ऑफ, अब रोटी को भी ब्रेड बोलते हैं। तो रोटी किस चीज़ से बनी होती है, तो वो फ्लोर है। फ्लोर का मतलब आटा, ये वाले फ्लोर बोलते हैं, लेकिन फ्लोर का मतलब फर्श जो हमारे घरों में नीचे होता है
वो तल जिसको फर्श बोलते हैं, तो वो तो उससे तो कोई बनी नहीं होती। या फ्लावर है तो फ्लावर ही फूल होता है, तो ये क्या है, फ्लोर। राइट आंसर इज सेकंड वाला फ्लोर है। फ्लोर का मतलब होता है आटा, तो ब्रेड क्या से बना होता है, आटे से। ये वाला राइट आंसर है। अब आगे वाले पे चलते हैं हम, ई वाले पे। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है मुहावरा या कहावत। अब ये कहावत क्या चीज़ है, अब इनमें से 4 अलग अलग दिए हुए हैं जिनको हमको सही मिलाना है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल मतलब सब कुछ सही है। अगर हम जैसे हिंदी में भी बोलते हैं अगर अंत भला तो सब भला, ये वही चीज़ है। इंग्लिश में थोड़ा अलग तरह से लिखा है। ऑल इज़ वेल सब कुछ सही है, दैट एंड्स वेल अगर अंत सही है। हम हिंदी में भी जैसा बोलते हैं अंत भला तो सब भला, ये वही चीज़ है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब जो दूसरे नंबर का है यहाँ पे भी हमने लिख के रखा है इसको, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। दूसरे वाला है ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। अब ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड्स मतलब सभी जो चीज़ें हैं वो अंत में मिलती है। सभी जो अच्छी चीज़ें होती है वो अंत में मिलती है। मतलब आपको बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना होता है अच्छी चीज़ों के लिए, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। ऑल गुड थिंग्स जो अच्छी चीज़ें होती है वो अंत में प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी मेहनत करो और आपको मिल जाए। अच्छी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये चीज़ें हैं हमारी। अब हम इसको नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे ऑल इज़ वेल। अब ये पहले वाला का कौन सा वाला है, इसमें दैट कम्स वेल, ये लिख दिया अपन ने एक, ये 1 नंबर का हो गया यहाँ पे। अब दूसरे नंबर का ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, ये दूसरे वाले का, ये दूसरे वाला ही हो गया। अब ये तीसरे वाला एज फिट। एज फिट मतलब, फिट का मतलब हमको समझता है कि फिट मतलब स्वस्थ। एक स्वस्थ इंसान किसके जैसा, एज अ फीडल। यहाँ फीडल का मतलब होता है बेल। एक बेल की तरह फिट होना है। बेल हम समझते हैं ना कि वो कितनी मेहनत, मतलब एक हल को भी खींच सकता है, बखर को भी खींच सकता है, मतलब एक बेल की तरह फिट होना। एक बेल मतलब बहुत फिट होता है, बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी उसका एक मीनिंग है एज फिट, मतलब हमको फिट होना चाहिए, इंसान को स्वस्थ होना चाहिए किसकी तरह, एक बेल की तरह, मतलब एज अ फीडल। यहाँ पे इंग्लिश में कहावत है और वो उसको इसी तरह से बोला जाता है, एज फिट एज अ फीडल। तो मतलब ये वाला इसका ये 3 वाला आएगा। अब एक कौन सा बचेगा, एज यू शो। एज यू सो का मतलब होता है बोना। एज यू सो मतलब आप जैसा बोते हैं, सो साल यू रीप, मतलब वैसा ही आप काटते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये चीज़ अपन हिंदी में बोलते हैं, वही चीज़ इंग्लिश में इसको इस तरह से बोला जाता है, एज यू सो यू शाल रीप। तो ये हो गया चौथे नंबर का। तो यहाँ पे देखो 3 2 1 4, ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये हो गया। ऑल गुड थिंग्स, ये कम टू एंड, ये हो गया। एज फिट एज फीडल, ये भी हो गया। एज यू सो यू शाल रीप, ये भी हो गया। तो ये हमने देख लिया। इसके आगे वाले पे हम चलते हैं अब। और नेक्स्ट वाला जो है ये एफ वाला, आप देखिए। तो यहाँ पे टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट। अब टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, टीचर ने उसके स्टूडेंट से कहा। अब क्या कहा, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। चेंज द नरेशन, हमको नरेशन इसका चेंज करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होती है, हम समझते हैं। ये आपने अगर पढ़ रखा है पहले से, आपको तुरंत समझ में आएगा। अब पूरे नरेशन के ऊपर हम अभी बात नहीं करने जाते, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। अब क्या उन्होंने पूछा है कि क्या आपने कभी रेड फोर्ट देखा है, टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है। अब ये देखो इसको किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये पहले नंबर पे लिखा है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एफ वाला है एक्चुअल में। यहाँ पे थोड़ा नंबर हो गया, ये एफ वाला, चलो लिख देते हैं। तो एफ वाला देखिए, टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा। एक्चुअल में यहाँ पे देखो जब हम लिखेंगे तो वो पूछा हो जाएगा, तो क्योंकि उसने कहा नहीं, उसने उनसे पूछा। तो जब हम इसको नरेशन का चेंज करेंगे तो ये वाला जो है वो डायरेक्ट में लिखा है, इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एज मतलब द टीचर आस्क्ड, ये जो सेड है मतलब कहा नहीं, उसने पूछा। तो टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, इफ ही हैड एवर सीन रेड फोर्ट। इफ ही हैड, अगर उसने देखा है, एवर सीन मतलब अभी तक, रेड फोर्ट
क्या यदि उसने अभी तक रेड फोर्ट देखा है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पे इफ लगाया जाता है। आपने अगर ये ग्रामेटिकल पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जरूर कि इसमें अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो यहाँ पे इफ जोड़ दिया जाता है कि यदि उसने ऐसा देख रखा है। यहाँ पे वो पूछ रहा है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज जब करेंगे तो यहाँ पे इफ हो जाएगा और यहाँ पे सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा। यहाँ पे सेड मतलब कहा लिखा है तो वो गलत है, इसको सही करते हुए हम यहाँ इनडायरेक्ट में लिखेंगे आस्क्ड है। द टीचर आस्क्ड मतलब पूछा टू स्टूडेंट इफ ही हैड एवर सीन रेड फोर्ट, यदि उसने कभी रेड फोर्ट देखा है। तो ये चीज़ हो गई। तो क्या लिखना है आपको, इफ ही हैड एवर सीन रेड फोर्ट। ठीक है, अब आगे वाले पे बढ़ते हैं, जी वाले पे। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमको इसका पैसिव वॉइस इनटू, ये एक्टिव वॉइस में है और इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमको पता है कि एक्टिव वॉइस मतलब जैसा बोला जाता है, पैसिव वॉइस मतलब हम उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब देखो इसमें किस तरह का चेंज होता है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा गीत उसके द्वारा गाया जाता है। अब यहाँ पे जा रहा है तो गाया जा रहा है हो जाएगा कि गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है, तो ये सॉन्ग पहले आ जाएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, ये चीज़ हमको पता है। तो इसमें जो सिंग लिखा है, सिंगिंग है, तो वो उसका संग हो जाएगा। सिंग संग संग होता है, तो इस तरह से इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा। और अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये जो सी है ये आखिरी में जब आता है तो हर में चेंज हो जाता है, ये इसके नियम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा जब इसमें ये जो एक्टिव वॉइस मतलब जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। और इसमें वर्ब का फॉर्म भी चेंज होता है, मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। और तो हम इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सिंग की जगह हो गया संग। द सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये हो गया। अब इसके बाद अगले वाले पे आ जाते हैं हम। ये पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया हमने। एच वाला है, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये पूरी लाइन के लिए हमको एक वर्ड देना है। इसको क्या बोलते हैं जब कोई बिना सैलरी के काम करता है। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जब बिना सैलरी के काम किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। इस पूरी लाइन के लिए हमको एक वर्ड देना है, तो उसका एक वर्ड है ऑनोररी। ये देखो HONORARY, मतलब ऑनोररी, मतलब जो एच है ये इसमें साइलेंट है तो ऑनोररी पढ़ेंगे इसको। तो ये इसका राइट आंसर है। एक वर्ड हमको देना था, एच वाला हो गया ये। फिर द वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएट एज ईच अदर बट डिफरेंट मीनिंग एंड ओरिजिन्स आर नोन एज, तो इसका मतलब होता है होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब होता है द वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएट, अगर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएट मतलब उच्चारण सेम होता है और उसका बट डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग अगर डिफरेंट हो तो उसका क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोनिम्स। अब इसको बोलेंगे होमोनिम्स बोलेंगे। फिर वर्ड्स विच हैव द सेम प्रोनाउंसिएट एज ईच बट डिफरेंट स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग डिफरेंट है तो एंड मीनिंग आर नोन एज, तो इसमें आ जाएगा होमोफोन्स। तो होमोफोन्स हो गया इसका राइट आंसर। इसमें हेट्रो तो अलग होता है, होमो मतलब सेम, तो यहाँ पे सेम दिया है तो ये होमो आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर एक के वाला है, वर्ड्स विच आर स्पेल्ड एंड सेम एज ईच अदर बट विच हैव द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग आर नोन एज, तो इसमें आ जाएगा होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स का मतलब देखो सेम आ रहा है और सेम, होमो मतलब सेम, तो ये होमो ही आ गया और होमोफोन्स है, लेकिन यहाँ पे लिखने की बात हो रही तो होमोग्राफ्स है इसका राइट आंसर। आप इसमें होमोग्राफ से लिख देना।